Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the rigid pavement. This is lecture 7 part 3A और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स के बारे में, रिलेटिव स्टिफनेस के बारे में और स्ट्रेसेस ऑन स्लैब के बारे में। ये पार्ट 3A इसलिए क्योंकि पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है, मतलब एक छोटा पोषा पोर्शन, और फिर 3B के अंदर अच्छे से न्यूमेरिकल वाइज जो हमने पढ़ा उसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में होते हुए देखेंगे। तो बिफोर बिगिनिंग, दिस इज ऑल अबाउट मी, आई एम हियर टू गाइड यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो फंडामेंटल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिजिड पेवमेंट में है क्या बेसिकली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पिक लगाई हैं आपके लिए, आपको ये ब्रीफली समझ में आ जाए कि रिजिड पेवमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो सबग्रेड है, सबग्रेड के ऊपर सब बेस बनाया जा सकता है और उसके ऊपर बेस कोर्स, और फिर सीमेंट कंक्रीट स्लैब। एक तो ये वे हो गया कंस्ट्रक्शन का। दूसरा होता है कि सबग्रेड है, उसके ऊपर बेस कोर्स एंड देन स्लैब, यानी कि 2 वे हो गए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा से डायग्राम के फॉर्म में भी दिखाया हुआ है, सॉइल सबग्रेड, फिर बेस कोर्स और सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो ये 2 सॉरी वे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए स्लैब के अंदर। तो इसका बड़ा फायदा होता है, जैसे कि ये जो बेस कोर्स या सब बेस, इसका फायदा ये होता है कि ये जो ट्रांसवर्स जॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके थ्रू जब वाटर पेनिट्रेट करके जाता है तो वो सबग्रेड में ना पहुंच जाए। इस वजह से एक तो स्ट्रेंथ कम होती है, और जब इसके ऊपर से व्हीकल मूव करेगा, हैवी व्हीकल, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स नीचे लगाएगा, और अगर सॉइल वेट हुई उस टाइम पे तो वो उछल के बाहर आ सकती है। इस पूरे फिनोमिनन को मड पंपिंग भी कहते हैं, इसको हम देखेंगे आगे। बट फॉर नाउ यू कैन सी दिस इज द फंडामेंटल टाइप की सब बेस भी बनाया जा सकता है अगर रिक्वायर्ड हो, नहीं तो डायरेक्ट बेस कोर्स सबग्रेड के ऊपर बनाओ और सीमेंट कंक्रीट की स्लैब बना दो। अब इन स्लैब्स को आपस में जोड़ना जरूरी है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, जो ट्रांसवर्स जॉइंट है इनके नीचे होती है ड्रॉवल बार्स, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ है ये रही ड्रॉवल बार। वही जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है इसके अंदर होती है टाई बार्स, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये सारी की सारी आपस में इनको क्या करती है, इंटैक्ट करके रखती है टाई बार। वहीं ड्रॉवल बार जो है वो इसके ऊपर आए हुए लोड को, ये जैसे व्हीकल है इसका जो भी टायर है, इसके अंदर इसकी वजह से कुछ लोड आया तो वो इस स्लैब से कुछ लोड को नियर बाय स्लैब में ट्रांसफर कर देती है। बट जबकि जो टाई बार है वो ऐसा कुछ नहीं करती है, वो सिंपली इन दोनों स्लैब्स को इंटैक्ट रखती है। मैं आगे चल के ये इन डिटेल भी आपको दिखाएंगे, हम टाई बार के डिज़ाइन भी देखेंगे, ड्रॉवल बार के डिज़ाइन भी देखेंगे, बट अभी सिर्फ फंडामेंटल समझने के लिए मैंने इतना बता दिया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो लोड है ये कैसे रेजिस्ट करती है स्लैब। लोड रेजिस्ट करते हैं स्लैब के अंदर थ्रू स्लैब एक्शन। जैसे कि हमने फ्लेक्सुरल पेमेंट में देखा था, उसके अंदर ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन था लोड का, और कुछ ऐसा बन जा रहा था ट्रंकेटेड कोन। वेयर एज इन द केस ऑफ स्लैब, ये स्लैब एक्शन यानी कि बेंडिंग मूवमेंट फ्लेक्सुरल स्टिफनेस के थ्रू रेजिस्ट करती है एक्सटर्नल लोड को। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सॉइल सबग्रेड के बारे में निकालना हो, सॉरी ये तो सब बेस है, नीचे है सॉइल सबग्रेड, ये रहा। तो दोनों में यहाँ पे ये सॉइल सबग्रेड, ये सॉइल सबग्रेड, इन दोनों के बारे में कुछ पता करना हो तो क्या करेंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम क्या कर रहे थे, सीबीआर कर रहे थे। तो रिजिड पेमेंट में क्या करते हैं, रिजिड पेमेंट में करते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन वाला, यानी कि प्लेट बियरिंग टेस्ट। और प्लेट बियरिंग टेस्ट का जो मैंने प्रॉपर एक एक प्रॉपर बकायदा इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो है लेक्चर L65। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज पहले इस लेक्चर को जरूर देख लेना, मैं लिंक भी दे दूंगा साथ में डिस्क्रिप्शन में। तो हम बढ़ते हैं कि ये जो सबग्रेड रिएक्शन है ये क्या किसके थ्रू निकला था, वेस्टरगार्ड इक्वेशंस को यूज करके निकाला था। इसके अंदर क्या मानते हैं कि रिजिड पेवमेंट जो है, यानी कि रिजिड पेवमेंट स्लैब जो है वो एक थिन इलास्टिक प्लेट की तरह है और वो रेस्ट कर रही है सॉइल सबग्रेड के ऊपर।
आपसे कोई पूछ ले कि सॉइल सबग्रेड रिएक्शन यानी कि प्लेट बियरिंग टेस्ट में जो बेसिक आइडिया है, जिस चीज़ को लेके चला है, मतलब जिस अजम्पशन को लेके सारी डेरिवेशन की है वेस्टरगार्ड ने, वो क्या है कि जो स्लैब है ये बेसिकली एक इलास्टिक प्लेट है जो कि एक सॉइल सबग्रेड के ऊपर है। और सॉइल सबग्रेड कैसा है, एक डेंस लिक्विड है, काफी डेंस लिक्विड है, तो उसकी वजह से क्या निकल के आएगा, K इज इक्वल्स टू पी बाई डेल्टा निकल के आएगा। K है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, P प्रेशर है, डेल्टा है डिफ्लेक्शन। इसके बारे में जो मैंने बताया उस लेक्चर में आप देख सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम अभी यहाँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में नहीं डालूंगा। और हम बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की कि कॉन्क्रीट स्लैब दो तरीके से बनाई जा सकती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है, सबग्रेड भी बना सकते हो और डायरेक्टली बेस कोर्स के ऊपर भी डाल सकते हो। फायदा क्या है इसका, बस इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि मड पंपिंग को अच्छे से अवॉइड कर पाते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर जिसके ऊपर 100% गेट हो, एसएससी जेईई हो या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हो, एक नए क्वेश्चन 2-4 साल में देखने को मिलता है, वो है रिलेटिव स्टिफनेस। बेसिकली देखा जाए तो इट इज रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब टू सबग्रेड। ऐसा क्यों, देखो यहां देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये स्लैब है, ये सीमेंट कंक्रीट की बनी है, जबकि बेस कोर्स क्या होगा, एग्रीगेट्स का बना है। या डायरेक्टली स्लैब को वैसे ऐसे करा नहीं जाता है, सबग्रेड के ऊपर मान लो रख दिया गया है, वैसे सबग्रेड और बेस कोर्स इनको एक ही जैसा मानते हैं, एक डेंस फ्लूइड, जैसे मैंने आपको समझाया डेंस लिक्विड जैसा मानते हैं और सारी इक्वेशंस निकालते हैं। तो ऑब्वियसली सीमेंट कंक्रीट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होगी एज कंपेयर टू द लोअर लाइंग लेयर ऑफ बेस कोर्स एंड सबग्रेड। इसी वजह से ये जरूरी है ये समझना कि इन दोनों के बीच में रिलेटिवली स्टिफनेस क्या होगी। तो ये रिलेटिव स्टिफनेस को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला ये रहा। ओके, तो सर्टेन डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू स्लैब डिफ्लेक्शन इज ऑफर्ड बाय सबग्रेड। डेफिनेटली लोड लगा सीमेंट कंक्रीट स्लैब के ऊपर, तो ये तो स्लैब एक्शन से डिफ्लेक्ट करेगा, बट नीचे सबग्रेड अपने तरीके से काम करेगा जितना भी पोर्शन है, तो ये अलग अलग स्टिफनेस हुई। तो रेजिस्टेंस एक ऑफर किया गया है सबग्रेड द्वारा। अब सबग्रेड डिफॉर्मेशन इज सेम एज स्लैब डिफ्लेक्शन। अब ये जो आप पर्टिकुलर इक्वेशन देखने वाले हो ना, इसका बेसिस क्या है, assumption क्या है और क्या ट्रिक पकड़ी है, वो देखो। जो सबग्रेड का डिफॉर्मेशन होगा वो स्लैब के डिफॉर्मेशन जैसा ही होगा, तो हैंस जो स्लैब डिफ्लेक्शन है उसको डायरेक्टली मेजर करने के लिए इन्होंने क्या करा, सबग्रेड के ऊपर प्रेशर लगा के उसी का डिफ्लेक्शन मेजर कर लिया। है कि नहीं अच्छा आइडिया। तो दिस प्रेशर डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक of rigid pavement lead Westergaard to the relative stiffness L। तो यहां L is equals to EH cube by 12K 1 minus mu square raised to power whole raised to power 1 by 4। सीधी सी बात ये है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। यानी कि आप ये देख पा रहे हो रिलेटिव स्टिफनेस के नाम से बेसिकली आप डिफ्लेक्शन की फॉर्म में देख पाओगे स्लैब और सबग्रेड का अंडर लोड। ऑब्वियसली कैसा होगा, इलास्टिक होगा, और क्योंकि ये सबग्रेड की प्रॉपर्टी और सीमेंट कंक्रीट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा होगा, इसलिए आपको यहाँ पे देखो सारी की सारी चीजें मिल रही हैं। तो ये क्या है, ये है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ किसका, कंक्रीट का। बहुत ध्यान से सुनना, सॉइल का और कंक्रीट का दे देते हैं वो क्वेश्चन में, बच्चा ये तो याद कर लेता है इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस जब पेपर में क्वेश्चन आता है तब याद नहीं रहता कि ये कंक्रीट का था या सॉइल का था। भाई ये कंक्रीट है, कंक्रीट का है, सॉइल का नहीं है। ओके, वो भी किसमें, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। एच क्या है, थिकनेस है किसकी, स्लैब की, किसमें, सेंटीमीटर में। के क्या है, सबग्रेड रिएक्शन किसका होगा, सॉइल का होगा, कंक्रीट का तो होगा नहीं, तो किसमें, kg पर सेंटीमीटर क्यूब में। म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो किसका है, कंक्रीट का, तो 0.15। अगर ना दिया हो कंक्रीट का तो 0.15 ले लेना। और एल क्या है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस सेंटीमीटर्स में। तो ले दे के बात ये है सब कुछ कंक्रीट है, केवल के जो है वही सॉइल का है। तो ये तरीका है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को याद करने का।
जो कि आपको याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वेस्टरगार्ड ने क्या ट्रिक अपनाई। हो सकता है पूछ ले कि वेस्टरगार्ड ने क्या सोच के करा, उसने यही सोच के किया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब क्या होगी? देखो, हमें आरसीसी में हमने करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ रखी है और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है आरसीसी के अंदर। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज़ जाके देख लें। तो 0.7 अंडर रूट एफ सी के यही हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे मॉडुलस ऑफ रप्चर या कहूँ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए। तो सेम यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज ये कॉन्क्रीट ही तो है, तो 0.7 अंडर रूट एफ सी के यूज़ होगा। तो एक इंपॉर्टेंट नोट भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इन पेवमेंट स्टील रीइंफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द लोड बाय फ्लेक्सुरल। मतलब मैं सब कुछ अभी एकदम शॉर्ट बता रहा हूँ। वैसे मैं जब इसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर कोड खोल के दिखाऊंगा IRC 58, जिसके अंदर एग्जैक्ट ये लाइंस लिखी हुई हैं कि आप जो लोड रेजिस्ट कर रहे हैं उसके लिए इसमें फ्लेक्सुरल पर्पस के लिए रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं। जैसे कि हम आरसीसी बीम की बात करते हैं, आरसीसी के बीम में क्या करते हैं, एक फ्लेक्सुरल पर्पस से रीइंफोर्समेंट दी जाती है ताकि वो बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट कर सके, है ना। बट पेवमेंट के केस में रीइंफोर्समेंट इसलिए नहीं देते हैं कि वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस को रेजिस्ट करे, बल्कि यहाँ टॉप लेयर्स के अंदर जो भी रीइंफोर्समेंट दी जाती है उसका पर्पस होता है टेम्परेचर स्ट्रेसेस को काउंटर करना। क्योंकि उसकी वजह से अगर क्रैक होता है तो क्रैक जो है वो वाइड हो सकता है। तो इनका काम सिंपली ये रहता है कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस को काउंटर करके जो क्रैक की वाइडनिंग है उसको मिनिमम से मिनिमम किया जाए। इसलिए अगर रीइंफोर्समेंट दी जा रही है पेवमेंट के अंदर तो कहाँ दी जाएगी, 50 to 60 mm फ्रॉम टॉप लेयर में। तो मैं यहाँ पे जैसे ये सिमेट्रिक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी लेयर है ये 50 to 60 mm, तो यहीं आपको स्टील रीइंफोर्समेंट देखने को मिलेगी ताकि क्रैक वाइडन ना हो, नॉट फॉर फ्लेक्सुरल पर्पस। ओके, अब आते हैं उस पार्ट के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेसेस ऑन स्लैब। और मैंने जैसे कहा पहले मैं फंडामेंटली आपको समझाऊंगा हल्का फुल्का, फिर आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए, स्लैब के ऊपर कौन कौन से स्ट्रेसेस हो सकते हैं। सिंपल, आप वैसे बच्चे बन जाइए जो बिल्कुल अभी कुछ नहीं जानते, बस थोड़ा सा 12th के बाद आए हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये बेटा एक स्लैब है कॉन्क्रीट की, और आपको ये समझ में आया कि इसकी स्टिफनेस होती है अपनी, इसके ऊपर से अगर व्हील गुजरेगा तो ये व्हील गुजरेगा तो इसकी वजह से एक स्ट्रेस आएगा, तो उसे मैं कह रहा हूँ व्हील लोड, या सिंपली बुक्स में इसको लोड स्ट्रेस भी कहा गया है। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो सिर्फ मतलब व्हील लोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर स्ट्रेसेस की भी बात करता हूँ। दोनों को मिक्स करके चलना है हमें कि ये दोनों की दोनों स्लैब्स के ऊपर होने वाली हैं। तो व्हील लोड एंड टेम्परेचर लोड। अब टेम्परेचर लोड की वजह से दो काम हो सकते हैं, वार्पिंग हो सकती है और फ्रिक्शनल इफेक्ट आ सकता है। मैं बताऊंगा कैसे आपको, जब मैं ये अच्छे से दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो व्हील लोड की बात करें तो व्हील लोड क्या है अगर ये स्लैब है और ये किसी भी व्हीकल का व्हील है तो ये इंटीरियर पोर्शन में हो सकता है, ये एज पे हो सकता है, ये कॉर्नर पे हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हो सकती हैं इस व्हील लोड की, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको सबसे पहले वार्पिंग और फ्रिक्शनल की तरफ ले चलता हूँ जो कि टेम्परेचर लोड होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस में वार्पिंग स्ट्रेस। अच्छा, वार्पिंग का क्या मतलब होता है? वार्पिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐसे बेंड हो जाना, वार्प करना। मतलब देखो, मैं आपको एक स्लैब दिखाता हूँ, देखो ये रही। इस स्लैब के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होने की और कम होने की वजह से टॉप लेयर और बॉटम लेयर में, टी से टॉप बी से बॉटम, तो टॉप लेयर में ज़्यादा कम टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ये एक तरीके से बेंड कर जाएगी, तो यहाँ पे भी बेंड कर जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया स्लैब के अंदर, तो इसी को कहते हैं हम वार्पिंग। ओके, तो ये जो वार्पिंग है ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़े डायग्राम की फॉर्म में बनाई हुई है, इसी को कह रहे हैं वार्पिंग। अब वार्पिंग में दो तरीके की कंडीशंस आप देख सकते हैं, एक डे टाइम और एक नाइट टाइम। तो मेरा डे टाइम से क्या मतलब है और नाइट टाइम से क्या मतलब है वो समझते हैं।
सपोज करो ये एक स्लैब है, डे टाइम में क्या होगा, टेम्परेचर बहुत हाई होगा ऊपर, और नीचे सॉइल जो है रिलेटिवली कूलर होगी। तो यहाँ पे वार्म है, यहाँ कूल है। अगर वार्म होगा और ये स्लैब है, तो स्लैब का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या करेगा, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा एज कम्पेयर टू बॉटम लेयर के। अब क्योंकि एक्सपैंड नहीं कर सकता है ऊपर से नीचे, जो सॉइल है इसको ये जल्दी से इतनी इजीली एक्सपैंड नहीं करने देगी, फ्रिक्शन भी आएगा। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर की तरफ बेंड करेगा ऊपर से नीचे की ओर, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। तो ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर, नीचे कूलर होने की वजह से, और ऊपर से सॉइल इसको मूव नहीं करने देंगे इन एजेस को इतना ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से, और ऊपर वाला क्या होगा, अपने आप हल्का सा नीचे की ओर बैंड हो जाएगा। तो ये डे टाइम में ऐसी बेंडिंग देखने को मिलेगी। वहीं नाइट टाइम में मैं ये मान रहा हूँ कि ऊपर का टेम्परेचर जो है कूलर है, और जो दिन भर की धूप के कारण, यानी कि हीटिंग इफेक्ट के कारण, रेडिएशन के कारण जो सॉइल है वो काफ़ी हद तक वार्म हो चुकी है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है अब, और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो क्या होगा, नीचे ज़्यादा एक्सपेंशन होगा एंड ऊपर कम होगा। तो ऊपर कम होगा तो ये ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये नाइट टाइम वाली कंडीशन है। वार्पिंग स्ट्रेस कैसे आते हैं, जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये अलग अलग डायग्राम्स बना के समझाने की कोशिश की, और उसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये क्या है, अगर स्लैब फ्री होती, अगर स्लैब फ्री होती, नीचे सबग्रेड ना होता, सिंपल स्लैब होती, या समझ लो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखी होती, तो क्या होता है, स्लैब ज़्यादा बेंड होती। फ्रिक्शन ने इसको क्या करा, ज़्यादा बेंड नहीं होने दिया, फ्रिक्शन ने इसको खींच के रखा है डे टाइम वाली कंडीशन में, और इसका रिवर्स कर रहा है ये नाइट टाइम वाली कंडीशन में। देखो यहाँ पे भी फ्रिक्शन क्या बोलेगा, नहीं हम तेरे को नहीं बढ़ने देंगे। यहाँ क्या बोलेगा, नहीं हम तेरे को और सिकुड़ने नहीं देंगे, रुक जाओ, हम तुमको बाहर की ओर धकेलेंगे। फ्रिक्शन का यही काम है। तो एक तरीके से इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से और सबग्रेड की वजह से कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है स्लैब के डिफॉर्मेशन में, यानी कि वार्पिंग ऑफ स्लैब के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें जनरेट हो रही होंगी टॉप और बॉटम लेयर में। वो कैसे, अगर ये सपोज करो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे होता, ये पर्टिकुलर पार्ट ले लो, तो ये क्या होता, ज़्यादा बेंड कर गया होता, इतना ज़्यादा। अब मैंने क्या किया, इसको फ्रिक्शन वाले सरफेस पे रख दिया, सबग्रेड का ऊपर से यहाँ पे रिएक्शन भी है, वो रोक भी रहा है कि नहीं हम तेरे को नहीं जाने देंगे, हम तेरे को नहीं एक्सपेंड होने देंगे। तो इस कारण से क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है जिसको और ज़्यादा कंप्रेस होना था, ये कंप्रेस नहीं हो पाया, और जो ऊपर वाला पोर्शन था जो एक्सपेंड करने वाला था ज़्यादा, वो एक्सपेंड नहीं हो पाया। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने बहुत अच्छे से समझाया जब टेम्परेचर स्ट्रेसेस पढ़ा रहा था। अगर आप एक्सपेंड होने वाली चीज़ को रोक दोगे, तो इसका मतलब कैसे रोकोगे, जब आपने इसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, तभी तो वो रुकेगी। तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से इनडायरेक्टली टॉप लेयर में कुछ ऐसा कंप्रेसिव जैसा स्ट्रेस लग गया, और नीचे जिसको और ज्यादा एक्सपेंड सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होना था, उसको आपने उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। तो इसका मतलब क्या, आपने उसको खींचा, उस पर्टिकुलर लेयर को खींचा, तो नीचे कैसा आ गया, टेंशन आ गया। तो यही चीज यहाँ पे मैंने बनाई है, और यही बुक्स में मिलेगी। और बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, इसको रट लेते हैं, इतना आसान है समझना। बस ये समझ लो कि अगर आप किसी चीज़ को रोक रहे हो तो उसके अपोजिट वाला फोर्स लगा रहे हो। तो ऊपर वाली मैंने रोक दी तो इसका मतलब कंप्रेशन लगा दिया, नीचे वाली का कॉन्ट्रैक्शन रोक दिया, इसका मतलब उस पर टेंशन लगा दिया। सिमिलरली अब इसको देखो, नीचे वाली ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, मैंने कहा नहीं तुझे एक्सपेंड नहीं होने देंगे, मैंने नहीं मतलब फ्रिक्शन ने और सबग्रेड ने कहा कि हम तुझे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होने देंगे, तेरी जो रियलिटी है उससे हम तेरे को कम रखेंगे। इसका मतलब सबग्रेड ने और फ्रिक्शन ने क्या किया इसके साथ, बॉटम मोस्ट लेयर के साथ कंप्रेशन। और जो ऊपर वाली लेयर थी वो बोल रही थी कि मैं तो और ज़्यादा कंप्रेस होऊंगा भाई, बट क्योंकि सबग्रेड और फ्रिक्शन नीचे लग चुका है और वो फिर पूरी लेयर में फैलता चला जाएगा ऊपर तक, वो बोलेगा नहीं ऐसे कैसे, तू इतना ज़्यादा कैसे कंप्रेस हो सकता है। तो ऊपर क्या आ गया, टेंशन, नीचे क्या आ गया, कंप्रेशन। टना, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन। देखा कितना आसान है, अगर एक बार लॉजिक समझ में आ जाए तो। रटते रहोगे कहाँ तक रट लोगे यार, इतनी सारी चीज़ें हैं, रटने को बावड़े हो जाओगे तुम लोग। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ अपने हर लेक्चर में इन डिटेल आपको समझा सकूँ। तो वॉर्पिंग जो है बेसिकली देखा जाए तो नाइट और डे टाइम में होगा, तो इसका मतलब डेली की डेली वेरिएशन हो रहा है, इसलिए वॉर्पिंग को क्या कहते हैं,
डेली वेरिंग स्ट्रेस, और ये डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। तो एक मैंने इंजीनियरिंग सर्विस और एसएससी जेई के अंदर और एक दो पीएसयू के जो पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चन देखा था कि फ्रिक्शनल इफेक्ट किस चीज़ की वजह से है, वार्पिंग किस वजह से है। तो वार्पिंग का ऑप्शन ए है कि डेली वेरिएशन की वजह से, सीजनल वेरिएशन की वजह से, ईयरली वेरिएशन की वजह से, या नन ऑफ दीज। तो याद रखना वार्पिंग है डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पे डे एंड नाइट अच्छे से लिखा हुआ है। अब आते फ्रिक्शन वाले पॉइंट पे कि फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या है। ये फ्रिक्शन जो है ना ये सीजनल है। अब आपको पता चलेगा कैसे। तो यहाँ पे देखो समर सीजन लिखा है और विंटर सीजन लिखा है। अब ध्यान से देखना, डेली वेरिएशन वाले स्ट्रेस तो हमने ले लिए। अब सीजन का इफेक्ट देखते हैं। सीजन है समर। समर में क्या है, टेम्परेचर है ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से स्लैब को करना है भाई एक्सपेंड। देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन करा हुआ है। और विंटर में टेम्परेचर है कम, तो यहाँ पे होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर यहाँ समर में ये एक्सपेंड होना चाहता है तो नीचे जो सबग्रेड बैठा है, सबग्रेड के ऊपर और स्लैब के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या इसको इतनी इजीली एक्सपेंड होने देगा या कॉन्ट्रैक्ट होने देगा इन विंटर्स? ये सोचने वाली बात है। तो ऑब्वियसली आंसर है नहीं। तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस यहाँ पे एक्सपेंड होगा तो नीचे से बोलेंगे ए रुक तेरी, तो तू ऐसे कैसे बढ़ सकता है। और विंटर के अंदर कंप्रेस होंगे, ओए चल बे एक्सपेंड हो, यही तो करेंगे। तो हम कहेंगे सीजनल इफेक्ट यानी कि फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है पूरी स्लैब के ऊपर वो है टेंसाइल इन केस ऑफ विंटर्स एंड कंप्रेसिव इन केस ऑफ समर्स। आ रही है बात समझ में? और ये क्या है, सीजनल वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस है, इसलिए मैंने यहां लिखा है समर एंड विंटर्स। फिर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको जब भी आप 25 इयर्स ऑफ गेट ईएससी और एसएससी जेई करोगे। और मैं बार बार सीखता हूँ मेरे लेक्चर्स के बाद डायरेक्टली 25 इयर्स ऑफ गेट एसएससी और इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन लगाया करो। इससे आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैंने कितने अच्छे से मेहनत करके ये लेक्चर्स प्रिपेयर किए हुए हैं। अब फ्रिक्शनल स्ट्रेस की बात करते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो अभी मैं फिलहाल कैलकुलेशन के लिए, चाहे विंटर हो समर हो, ऑलमोस्ट कैलकुलेशन सेम आने वाली है, वो बस प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि टेंशन और कंप्रेशन की बात हो जाती है। तो मैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस की कैलकुलेशन समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, और मैं यहाँ कंडीशन ले रहा हूँ समर की, यानी कि जो स्लैब है वो एक्सपेंड हो रही है। तो देखो स्लैब ओरिजिनली वाइट में है और एक्सपेंड होने के बाद ये ब्लू ब्लू में आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। सपोज करो लेंथ ऑफ स्लैब है कैपिटल एल, तो ये आधी हुई L/2। डेफिनेटली जब ये एक्सपेंड कर रही होगी तो ये जो सेंटर पॉइंट है ना यार, ये एक्सपेंड नहीं कर रहा होगा, बाकी जो एजेस हैं ये बाहर की तरफ निकल रहे होंगे। तो सेंटर पॉइंट के अंदर रिलेटिवली कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए देखो मैंने दोनों साइड से एरो बनाए हुए हैं ये समझाने के लिए कि इस पॉइंट पे कोई चेंज नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ये सेंटर वाली लेयर्स जो हैं ये जीरो पे हैं। ओके, तो आगे आगे वाली पे देखा जाए फ्रिक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है एज पे। इसके बगल में ये थोड़ी कम एक्सपेंड होगी, ये से थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा, और एज वाली सबसे ज़्यादा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा वाली को पकड़ेंगे उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स होगा और सेंटर वाली पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। पहली चीज़ तो यही समझ में आ गई हमको। तो यही मैंने चीज़ यहाँ पे पहले यहाँ बनाई हुई है कि वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स थ्रू लेंथ। तो सेंटर वाले पोर्शन पे तो कोई है ही नहीं, तो ज़ीरो है। देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एज पे क्या है मैक्सिमम। एज पे क्या है मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। देखो मैं हर एक चीज़ डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वर्ड्स की बजाय, इसलिए आप जो भी मैं करता हूँ ना उसको ज़रूर लिखा करो। चलो आओ अब कैलकुलेशन करते हैं अपन। जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अपन जैसे 12th में पढ़ते आए, क्या पढ़ते आए थे, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी, यानी कि म्यू टाइम्स द रिएक्शन आर, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू की जगह एफ, फ्रिक्शन फैक्टर एफ भी लिख सकते हैं, एम जी इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास को डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम भी ब्रेक कर सकते हो। अब आप लॉजिकली देखो, ये वाला पोर्शन का फोर्स आधे L/2 का इस तरफ है और आधे L/2 का इस तरफ है। तो मैं एक पोर्शन को कंसिडर करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि ये L/2 के लिए फोर्स निकाल लूं।
ठीक है, सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह बी, विड्थ है इसकी बी, ये देखो ये रही, L/2 इसकी लेंथ हो गई तो इतना सा लिया है, और h हो गई हाइट, तो वॉल्यूम तो हो गई ये रही, इंटू रो जी को हम यूनिट वेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं गामा, और f हो गया फ्रिक्शन फैक्टर। ये अभी अभी मैंने आपको समझाया कि यार यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है फ्रिक्शन का इफेक्ट जो है उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स अपने आप में वेरिंग वे में आएगा, बट इंसान की जो आदत है ना वो ये है कि हम इसका एवरेज फोर्स लेंगे, तो एवरेज करने का क्या तरीका है, फोर्स इनटू एरिया इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, कर दिया ना, फोर्स इनटू एरिया क्या है, स्ट्रेस बना दिया सॉरी फोर्स कह दिया मैंने गलती से, स्ट्रेस इनटू एरिया, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, ये कंसेप्ट लगाया है। तो ये सारा की सारा पोर्शन ये रहा, और स्ट्रेस ऑफ फोर्स ये एवरेज मिल जाएगा मेरे को पूरी की पूरी स्लैब के ऊपर। आ रही बात समझ में, ये एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जबकि रियलिटी में फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे वेरी करेगा, बट इंसान की फितरत है कि वो कैलकुलेशंस के अंदर एवरेज फोर्स यूज करना चाहता है, इसीलिए हम उसको एवरेज निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे एवरेज एच इंटू बी कर दिया, यानी कि स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये देखो यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, क्या बनेगा, बी तो सर ऐसी विड्थ है और एच हाइट है, तो आगे ना क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये रहा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन मिल जाएगा, है कि नहीं मस्त अब आते हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर, ताकि आपको पता रहे कैसे सॉल्व करते हैं। स्पेसिंग बिटवीन जॉइंट्स इज 4.8 मीटर इन रिजिड पेमेंट इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड स्लैब 1.25, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 2500 kg per meter cube, find the tensile stress developed due to contraction in kg per सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अभी मैंने समझाया कि हमारी इंसान की फितरत है हर जगह स्ट्रेस को एवरेज कर दे रहे हैं, तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस को एवरेज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल्स टू म्यू एम जी वाला कंसेप्ट लगाया, तो ये एच और बी तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो एफ L/2 और म्यू बचे, एफ है 1.25, एल हमें दी हुई थी जॉइंट टू जॉइंट के बीच में, ये जैसे कि ये है स्लैब्स की स्लैब्स बनी हुई हैं, तो हर एक स्लैब जो है वो 4.8 मीटर की है, तो हमें तो L/2 लेनी होती है, अभी अभी समझाया मैंने, तो L/2 ले लिया, क्योंकि ये मीटर्स में गिवन थी इसको सेंटीमीटर में कर देता हूँ, कर दिया सर, और जो गामा है वो kg पर मीटर क्यूब में गिवन है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में करता हूँ, क्योंकि हमें kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तो कर देंगे, हर एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर्स, तो 3 हो गए, 100 की क्यूब यानी कि 10⁶, सॉल्व कर दिया, 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एवरेज स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रियल लाइफ में फ्रिक्शन का वेरिएशन 0 टू एच तक तो मैक्सिमम है, बट इंसान अपने कैलकुलेशन पर्पज के लिए स्ट्रेस बोल रहा है, इसके अंदर कितना आ गया, वो ये आ गया सिग्मा एफ एवरेज। तो ये वो पोर्शन था जो मैं आपको समझाना चाहता था, और फॉर टेम्परेचर स्ट्रेसेस। अब हम बात करते हैं जाते जाते व्हील लोड की, और मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट समझाऊंगा कि व्हील लोड का इफेक्ट क्या है, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, वो देखो। तो व्हील लोड, या बुक्स में इसको लोड स्ट्रेस के नाम से भी देखा जाएगा, तो हर जगह अगर मैं व्हील लोड लिख दूं या लोड स्ट्रेस लिख दूं तो समझ जाना ड्यू टू व्हीकल का जो टायर है उसकी वजह से जो स्लैब के ऊपर लोड आ रहा है वो आएगा व्हील लोड के नाम से। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि इसका जो इफेक्ट है, इसका क्रिटिकल इफेक्ट इज टेंसाइल लोड आपके दिमाग में चाहिए, अरे यार ऐसे कैसे, व्हील लोड तो कंप्रेसिव लगाएगा, तुम टेंसाइल कैसे बोल सकते हो पीयूष, ये दिखाओ। और ऊपर से नीचे ये भी लिख दिया टेंसाइल ऑन ऑल लेयर्स, चाहे टॉप हो बॉटम हो, कैसे बताओ हमको। तो देखो इसके लिए हम आते हैं, यहां पे एक सिमेट्रिक डायग्राम है, यहां पे आपको दिख रहा है ये व्हील और ये है स्लैब। तो मैंने स्लैब के बहुत छोटे से नुन्नू मुन्नू से पोर्शन को निकाला, उसके क्यूब को एनालाइज करने बैठ गया। अब व्हील जो है ये कंप्रेसिव लगाएगा और नीचे सपोर्ट है ऑब्वियसली, तो ये कंप्रेसिव लोड आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर स्लैब के ऊपर। बट याद करो
जब भी आप किसी भी क्यूब को लेके, मैंने आपको समझाया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जिसका बेसिस पॉइजन्स रेशियो के थ्रू हमें समझ में आता है, वो क्या है? अगर एक साइड कंप्रेसिव लगता है तो दूसरी साइड टेंसाइल होने लगती है, दूसरी डायरेक्शंस टेंसाइल होने लगती है। यानी कि आप ऊपर नीचे से दबाओगे तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में टेंसाइल इफेक्ट यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो ये देखो मैंने 3 बनाई, एक्स वाई जेड। आपने कंप्रेसिव लगाया इस लेयर के अंदर, तो इसमें कंप्रेसिव है, तो बाकी जो ट्रांसवर्स लेयर्स हैं उनमें कैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है? टेंशन, टेंशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आ रही है बात समझ में? और हमारा जो कंक्रीट है वो वीक किस में है? टेंसाइल के अंदर है। वो टेंसाइल के अंदर वीक है। तो हर एक लेयर, आप भले से इस लेयर पर चले जाओ, ये और ये तो कंप्रेसिव है, और इसकी जो जेड और वाई एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, इसमें कैसा इफेक्ट है? टेंशन, टेंशन। चाहे इसके नीचे वाली में चले जाओ, फिर से टेंशन, फिर से टेंशन। इवन बॉटम मोस्ट में भी चले जाओ तो क्या है? एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में टेंशन, टेंशन। इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा है कि सारी की सारी लेयर किस में देखेंगे हम? टेंशन में। कंप्रेशन तो कंक्रीट झेल लेगा, तो मुझे क्या लेना देना है भाई? हम तो सिर्फ टेंशन को देखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये बात हुई व्हील लोड की। और अब आपको सोचना चाहिए, एक स्लैब बना रहे हैं कंक्रीट की, तो अब व्हील की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है। एक इंटीरियर पॉइंट पे हो सकती है, एज पे हो सकती है, सॉरी कॉर्नर पे हो सकती है, और एक एज पे भी जा सकता है। तो इसलिए हमको 3 क्रिटिकल पोजीशन स्लैब में देखने को मिल सकते हैं, जिनको मैं बकायदा विद फॉर्मूला आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। और ये देखो, ये सारे इंटीरियर लोडिंग कैसे वेरी कर रही है, एक बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा। और इन तीनों में से एज, इंटीरियर और कॉर्नर, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा व्यूलनरेबल कौन सा है? मतलब कि एज में ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, इंटीरियर में या कॉर्नर में, वो भी थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशन एंड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको दिखाऊंगा। तो आते हैं इस लेक्चर के आखिरी और सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे, जो है इंटीरियर लोडिंग का रेडियल सेक्शन, जिसके ऊपर आपको लोड का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब सपोज करो इंटीरियर लोडिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे ये छोटा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है, हल्का फुल्का सा। ये रेड कलर में तो व्हीकल की जो एक्सेल है, 4 व्हील्स हैं, आपको दिख रही हैं, और स्लैब है। और ये जो व्हील है, ये एक पर्टिकुलर एरिया को ही इफेक्ट करेगा। वो ग्रीन से जो मैंने बनाया वो देखो यहाँ पे। अब इसका टॉप व्यू लो, तो ये जो व्हील था यहाँ पे, ये इस पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एट द लोडेड एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेडियल डायरेक्शन। तो देखो, तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है, इस टाइप का न्यूमेरिकल भी मिलेंगे कि इंटीरियर लोडिंग के अंदर व्हील का जो लोड है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? रेडियल डायरेक्शन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये क्वेश्चन का एक आंसर है। मैं ऑब्वियसली अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें लिख देता हूँ, तो मुंह से बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, इस पर न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है। अब आते हैं, एट लोड इज टेकन एज कॉन्सेंट्रेटेड लोड, क्योंकि हम जितना भी लोड स्लैब के ऊपर लेके चलने वाले हैं इस व्हील का, वो कैसा मानेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड की वजह से कितना पोर्शन ऑफ स्लैब जो है वो रेजिस्ट करेगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड लोड को। तो इसको निकालने के लिए वेस्टरगार्ड की इक्वेशन हम यूज करेंगे, जिसने कहा है कि अप्रोक्सीमेट जो रेडियल सेक्शन होगा इन सेंटीमीटर फॉर दिस थिंग, उसका फॉर्मूला ये रहा। यानी कि ले दे के बात ये है कि ये जो व्हील है, ये कितने बड़े एरिया को इफेक्ट करेगा, जिसके थ्रू ये स्लैब इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड लोड को जो व्हील का है उसे रेजिस्ट कर ले, उसका क्या फॉर्मूला है। और इसको दिया किसने है? वेस्टरगार्ड ने। तो वेस्टरगार्ड ने दिया है B इज इक्वल्स टू √1.6a² प्लस h² माइनस 0.675h। अब ये क्या क्या चीज़ है ये देख लो। B है इक्वलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, इसको रेजिस्ट करने के लिए जो ग्रीन का रेडियस होने वाला है, इसका जो रेडियस होने वाला है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? B से, सेंटीमीटर में। A क्या है? रेडियस ऑफ व्हील डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ व्हील डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। एंड H क्या है? स्लैब थिकनेस।
तो इससे b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है, अगर a की वैल्यू यानी कि रेडियस ऑफ व्हील डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 1.724h से ज़्यादा हो तो b और a लगभग बराबर हो जाते हैं। इस बात को भी याद रखना, इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। कभी पुराने क्वेश्चंस में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि वो इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है कि a की वैल्यू आपके 1.725h से बड़ी हो तो उसकी वैल्यू में आपको b = a देखने को ज़रूर मिलेगा। तो भाई ये छोटे छोटे पोर्शन हैं, इनको याद कर लेना। स्पेशली मैंने ये लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं ट्रिक बेस्ड जिनमें कोई कंसेप्ट है वो वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा। मेरा लेक्चर देख लिया, अब आप सीधे जाके 25 ईयर्स ऑफ गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और एसएससी जेईई के क्वेश्चन उठाओ, चालू हो जाओ, सारा सब कुछ सॉल्व करोगे। और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड तो आप खुद कर ही सकते हो, मैं फार्मूला यहाँ बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। अब मैं देखो आपको नेक्स्ट लेक्चर की थोड़ी सी झलक भी दिखा देता हूँ कि व्हील लोड का इफेक्ट है और क्रिटिकल लोड पोजीशंस पे उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीरियर, एज, कॉर्नर्स, तो ये सारे की सारी न्यूमेरिकल आए। फिर मैं आपको समझाऊंगा इनमें सबसे ज़्यादा वो कौन सा है, उसका बेसिस क्या है, फिर एक न्यूमेरिकल मैंने कराया है। इसी तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट भी समझाऊंगा और फिर इनके कंबाइन करके भी देखेंगे क्या इफेक्ट होता है। तो ये इसकी चीज़ के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए ये लेक्चर इतना ही काफ़ी है। तो बिफोर लिविंग I request you subscribe this channel, share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below. Signing off. God bless you all.